कल अगर मैं बात करूंगा तो पढ़ना कैसे है, सिलेबस पे अपनी पकड़, इस बारे में हमारी बातचीत हुई। हमने एक एटीट्यूड को ये समझा कि किस तरह जो है वो यूपीएससी क्या चीज़ें डिमांड करता है। आज मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ पर हमारी बात थी, और वो था न्यूज़पेपर। क्वेश्चन का पहला हिस्सा कौन सा पढ़ें, कैसे पढ़ें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ें। इस एटीट्यूड के साथ आए हो। पहला सवाल है कि न्यूज़पेपर का महत्व क्या है। राइट, चाहे वो प्री हो और चाहे वो मेंस हो, प्री हो चाहे मेंस हो, इसका महत्व क्या है। दूसरा एक हिस्सा, जब हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्री 2019 या प्री 2020, कल मैंने कहा था प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लेकर आइएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर में मैं आपको एस्टैब्लिश करूंगा कि आपको सबसे पहले एक जो वाइज स्टूडेंट होता है यूपीएससी में, उसको ये बात पता होनी चाहिए, जो एक बुद्धिमान और स्ट्रैटेजिक, जिसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, उसको ये बात पता होनी चाहिए क्या पढ़ना है, पर उसको ये बात और ज्यादा अच्छी तरह पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। कारण 365 दिन 10 घंटे अगर आप एवरेज पढ़ते हो, हालांकि पढ़ नहीं पाओगे, मैं बात करता हूं कुल मिलाकर 3650 घंटे हैं आपके पास। 3650 घंटे, कम से कम 19 अलग अलग बुकलेट्स, 19, मोर देन 19। डिवाइड करो कि एक बुक, एक सब्जेक्ट, एक थॉट को डेवलप करने में तुम्हें कितना टाइम और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। और कई बार हम जब बिना ओरिएंटेशन के अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमें हर कोई ये बताता है क्या पढ़ना है। सबने कहा होगा 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, इसके बाद आपसे बताया गया होगा भूगोल में फलाना, एनसीईआरटी, बर्नवाल, ये सारी चीजें आपसे बात हुई होंगी। पर सवाल है कि क्या नहीं पढ़ना है। आपसे कहा गया विपिन चंद्रा जरूर पढ़ लेना, कि लेकिन क्या विपिन चंद्रा यूपीएससी के लिए लिखी गई है? कोई ऐसी किताब मुझे बताओ जो यूपीएससी के लिए लिखी गई हो, जो स्पेशलाइज बोला गया हो कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है? नहीं है। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है वो यूनिवर्सिटी बुक्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गई हैं। सपोज दैट आप इन्वायरमेंट में इराक भरूचा पढ़ते हो, तो इराक भरूचा जो है वो क्या लिखता है, वो यूजीसी के अनुसार रिकमेंडेड, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए जो है वो इस बुक को रिकमेंड किया जाता है, अनुशंसित किताब है ये। तो ऐसी कंडीशन में मेरे लिए यूपीएससी का टारगेट क्या होगा? तो कल जो हमारी बातचीत हुई थी, जहां पर हम लोगों ने पहले बात किया था क्या, कि आप अपने आप को इसी समय अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम कोई नौकरी पकड़ने जा रहे हो। कई लोग इसी माइंडसेट के आते हैं, एसएससी भी वही है, बैंकिंग भी वही है और आईएएस भी वही है। पहले दिमाग से निकाल दो। आपका जितना भी एक्ट होना चाहिए, आपके जितने भी वेज एंड मीन्स होने चाहिए, वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। आप लोग बहुत हल्के में ले लेते हो, ठीक है। इस समय की आप टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स को देखो, ब्यूरोक्रेट्स को देखो, आईपीएस ऑफिसर्स को देखो। आज आप ये देखो कि 2 आईपीएस ऑफिसर आपस में लड़ गए सीबीआई जैसी संस्था में, और सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश में भूचाल आ गया। ये तक कहना पड़ा कि ये वो संस्था है जिसके ऊपर जो है वो पूरा देश विश्वास करता है। जब भी कोई बात होती है, कहा जाता है कि सीबीआई इंक्वायरी की जांच की जाए। राज्य जो है वो क्या करता है, बहुत ही जटिल मामलों में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता है, और 2 आईपीएस ऑफिसर आपस में लड़ते हैं और इसकी प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है। आप बात में कह रहा हूं, ये एक ऐसा एग्जाम है वाकई में आप शख्स से शख्सियत में कन्वर्ट हो जाते हो। एक बहुत बड़ा डोमेन आप चेंज करते हो, आप आम इंसान नहीं रह जाते हो। आपके निर्णय, अब वो 2 लोग, क्या हमारे सड़कों पे लोग लड़ते नहीं है? क्या तू मैं नहीं होती है? कितनी बार ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो सुप्रीम संस्था है, उसके लिए चिंता का विषय होता है कि संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है, जो एक उसका जो है न्यूट्रल चरित्र है वो प्रभावित हो रहा है। कितने लोगों को तुमने ऐसे 2 लोगों को लड़ते हुए देखा होगा जिसके लिए पूरे राष्ट्र के माथे पर चिंता के बल पड़ जाते हैं? कभी सुना, कभी देखा? ये भी तो 2 इंसान ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता और अपने पद के कारण वो देश के सबसे चर्चित व्यक्तियों में हैं, जो देश की नीतियां, देश की निष्पक्षता, इनको प्रभावित करने की उनकी क्या है, हैसियत है। वो वहां तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप वाकई में एक बहुत बड़ी जर्नी के लिए जो है वो अंदर जा रहे हो। एक ऐसी जर्नी है जहां पर तुम्हारे कंधों पर जो है बहुत बड़ा व्यक्तित्व होगा। लड़ गए, 2 लोग लड़ गए, बाद में तू मैं होती रहती है, आप हर जगह देख सकते हो। लेकिन इन दोनों लोगों के, व्यक्तियों का लड़ना पूरे राष्ट्र के लिए क्या होगा, चिंता का विषय हो गया। 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ बनमुटा हो सकता है, तुम्हें बात पसंद नहीं आए, लेकिन एक आरबीआई का गवर्नर और एक वित्त मंत्री,
ये दो आपस में मतभेद कर गए कि मैं तुम्हारी पॉलिसीज के साथ जो है तर्कसंगत नहीं हूं, और पूरे देश का शेयर मार्केट क्या हुआ, धड़ाम धड़ूम होना शुरू हो गया। मतलब लाखों करोड़ रुपए इधर से उधर होने शुरू हो गए, मात्र दो व्यक्तियों के मत जो है विभाजन होने की वजह से, एक व्यक्ति के इस्तीफा देने की वजह से। आप जैसे जैसे इस लाइन में ऊपर जाना शुरू करोगे, जैसे जैसे आपका जो है महत्व बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप राष्ट्र के लिए धरोहर होते जाओगे। आपके निर्णय, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, ये सब कुछ राष्ट्र की नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। सो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिलेबस एक्चुअली में इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा इसको प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर कोई चीज होती है जो सिलेबस में स्क्रूटनाइज करने की क्षमता रखती है, वो होता है हमारा एटीट्यूड। और कल हम लोगों ने इस बात को समझा था कि हिस्ट्री है, मैं सारी किताबें लाकर रख दूं, अगर एनसीईआरटी भी लेकर आए होगे तो इतना है बंडल, केवल एनसीईआरटी, उसके ऊपर की किताबों को मैं लगाऊंगा तो लगभग 30 से 35 किताबों का आंकड़ा और बनता है। अगर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व जो है इतिहास, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत आराम से जो है वो कुल मिलाकर 30-35 किताबों का शिगो बन जाएगा। इतना पढ़ना कैसे है? कल बात हुई थी, वो सभी बिंदु जहां पर पढ़ते समय आपको लगता है कि इससे मेरे राष्ट्र में क्या हुआ, एक वैल्यू एडिशन हुआ, मूल्यवर्धन हुआ, वो सभी मेरे काम का है। ठीक है, वो सभी चीजें। और मूल्यवर्धन यानी कि जो पर पार्टी चल रही है उससे इसमें कुछ चेंज आया है। कई बार सल्तनत काल में पूछा जाता है, सल्तनत काल में कर की एक नई व्यवस्था लागू की गई थी। कर में जब सल्तनत काल में आओगे तो टकसालो यानी मुद्रा के छापने की एक नई व्यवस्था लागू की गई थी। ये क्या था, जो प्रचलित है यानी कि जो अभी मूवमेंट चल रहा है उससे कुछ हटकर हमारे देश को एक नया डायमेंशन मिला, हम नए रास्ते की तरफ जाना शुरू करते हैं। वो सभी क्या होता है, मूल्यवर्धन कहलाता है। वो जहां हमें बहुत बड़ा चेंज मिला, जहां हमारे लिए बहुत इनपुट्स रहे। कई बार ऐसा तुम देखोगे कि जहां पर जातीय हिंसा और धार्मिक हिंसाएं रही होंगी, डेफिनेटली हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, लेकिन कभी तुम देखोगे यूपीएससी अगर प्रीवियस ईयर पेपर या मेंस का भी पेपर लेकर आए होगे तो इन क्वेश्चंस पे ज्यादा जो है कभी फोकस नहीं करता। वो सभी, क्योंकि वो क्या है, मूल्यवर्धन नहीं है, वो है तो बदलाव। आप इधर जा रहे थे और अचानक से आप इधर मुड़ गए, हिंसा हो गई, जातीय हिंसा हुई, धार्मिक हिंसा हुई, ठीक है, अगर लैंगिक हिंसा हुई यानी कि जो है वो मेल्स ने, पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने जो है फीमेल्स के ऊपर अत्याचार किए, लेकिन ये सभी आप देखोगे कि कभी जो है यूपीएससी के कंसर्न में ज्यादा नहीं आता, थोड़े बहुत बात करेगा। लेकिन जो चीजें जिसने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारा जो रीति रिवाज है, इनमें एक इनरिचमेंट किया है, जिन लोगों ने किया है, जिन शख्सियत ने किया है, जिन घटनाओं ने किया है, जिन मुद्दों ने किया है, वो सभी क्या हो गए यूपीएससी के अंदर। नजरिया बदलिए, आपके लिए सिलेबस बहुत छोटा है इसमें, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं ये व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान। और इसके लिए सबसे पहले अपने आप को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं फलाने टाइम में एग्जाम दूंगा, मैं कुछ किताबें खरीद लूंगा, मैं फलाना जगह चला जाऊंगा, मैं फलाना टीचर के साथ हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, मैं कौन हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा उत्तरदायित्व क्या है, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पर्सनालिटी, इन दोनों को सबसे पहले माइंडसेट में नहीं अगर इनपुट लेकर आओगे, आगे तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। फिर ये किताबें बढ़ती जाएंगी, 35 को 5 से गुणा कर दो, उतनी नंबर ऑफ बुक्स हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे वजन के बराबर जाकर बैठती हैं। इस उम्र में जो तुम्हारा वजन है उसके बराबर तुम्हारी किताबों का वजन आकर बैठ जाएगा, और उसमें नोट जोड़ लो तो तुम्हारे पिताजी के वजन के बराबर, ठीक है। अगर नंबर जो आप बुकलेट्स आप लेकर आते हो, सवाल है कि इतना कुछ तुम इतने कम टाइम में, जब तुम्हारे पास केवल इतने घंटे हैं तुम्हारे पास कुल करने के लिए, तुम उसको कैसे करोगे? उसको 24 से मल्टीप्लाई मत करना कि 24 घंटे तुम पढ़ नहीं सकते, तुम एवरेज 8 से 10 घंटा पढ़ लो, मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान करोगे, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारे पास केवल इतने घंटे हैं, 3650 घंटे। अब 3650 घंटे में तुम्हें इतने विषय को कवर करना है। इसका मतलब है मेरे आंखों में एक लेंस होना चाहिए, मेरे दिमाग में एक मैग्नेट होना चाहिए जो मुझे बता सके कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे काम की। और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारे स्टूडेंट के लिए। वो आता है, सर कौन सी किताब पढ़ें, व्हाट्सएप पे पूछा जाता है इसमें, हाँ 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी, इसमें क्या पढ़ें? 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ी किसी ने अभी तक, किसी भी एक सब्जेक्ट की? और घड़ी ऑन करके पढ़ा 6ठी से 12वीं तक का, कितना टाइम लग गया उसको पढ़ने में? समझने की गारंटी अभी नहीं है। 2 महीने एनसीईआरटी, एक सब्जेक्ट, 5 सीनियर सीधे सीधे सब्जेक्ट हैं, तो 5 दूनी 10 महीने। उसके बाद ये तक हुआ बेसिक, अभी तो तुमने बच्चों वाली किताब पढ़ी है। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है स्टैंडर्ड बुक्स, इसके बाद आता है नोट्स बनाना, इसके बाद आता है तुम्हारा आंसर राइटिंग। इसका मतलब मैं मान के चलूं 5-6 साल तो चाहिए। और ये वाकई में जब तक आप इस लेंस को चेंज नहीं करोगे, या जो आपका लेंस है इसको चेंज नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा कि मेरे पढ़ने का पर्पस क्या है। कोई भी चैप्टर उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, सबसे पहले उसका पर्पस पूछिए, इस चैप्टर से मैं क्या सीखने जा रहा हूं। और अपने आप को माइंड सेट एक रखिए कि अगर मैं ऑफिसर हूं और ये जो नॉलेज मैं गेन करने जा रहा हूं, उस नॉलेज को गेन, जो ऑफिसर जो है इस नॉलेज को कैसे गेन करेगा। बस जैसे आपने ये इनपुट दिया, आपका काम हो गया। क्लियर है? तो इस इनपुट के साथ आगे जब भी हम, चाहे न्यूज़पेपर मेरे हाथ में हो, चाहे मेरे हाथ में कोई बुक हो, मेरे पास ये रहना है। इससे तुम्हें एक चीज पता चल जाएगी, क्या नहीं
पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम्हारे पास समय बहुत सीमित है और तुम्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा है। डायमेंशन तुम्हें बहुत ज़्यादा इधर से उधर लेकर जाना है। तुम्हारे जो सिलेबस है उसको तुम सीमित करना ही तुम्हारे हाथ में, और कोई चारा नहीं है। नंबर ऑफ बुक्स बढ़ती चली जाएंगी और फिर क्या होगा, फाइनली फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। छोड़ो यार, इस साल पापा कह रहे थे यूपीएससी मत दो, एक छोटा सा एग्जाम निकला उसका फॉर्म भर दो, यही होता है अंत में। ठीक है, हुआ च नहीं हुआ बात की बात है, लेकिन ये क्या होगा, टाइम आपका कम होता जाएगा। अब हम आ जाते हैं न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहली बात, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। अब आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं, पहला हमारे पास हिंदी है और दूसरा इंग्लिश है। हिंदी में अगर बात करें तो इस समय हमारे पास दो न्यूज़पेपर हमें पढ़ने चाहिए सबसे पहले, और वो है पहला हमारा हिंदी में जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और बिजनेस स्टैंडर्ड। हिंदी में भी आता है। इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन चुन लो, या तो जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और बिजनेस स्टैंडर्ड, या जनसत्ता और बिजनेस स्टैंडर्ड। दोनों में से आप किसी को भी आप चुन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को जो है कवर करता है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसलिए क्यों मैं इस पे बहुत फोकस कर रहा हूं, आज के समय में तुम्हारे अपनी शादी के रिश्ते से लेकर राष्ट्र के किसी देश के साथ संबंध बनाने तक हर चीज कौन डिसाइड करता है, इकोनॉमी। तुम किसको किस प्लेट में खाना दोगे ये डिपेंड करेगा और सामने वाला जो मेहमान है उसकी हैसियत क्या है। कल को तुम ही आईएएस ऑफिसर बन जाओगे और किसी के घर जाओगे तो उसकी जो सबसे बेस्ट जो उसका क्रॉकरी होगी और सबसे बेस्ट जो सामान होगा वो तुम्हारे लिए आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट होता है। सो यहां पर याद रखना, आज के समय में जो भी रिलेशनशिप कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र के साथ क्यों जाता है, इतने लंबे समय तक हम जो है वो फिलिस्तीन के साथ जुटे रहे क्योंकि हम उसके साथ अपना सैद्धांतिक पक्ष बना रहे थे। आज हम किसके साथ आकर खड़े हो गए, इजराइल के साथ, क्योंकि आज हमारी जरूरतें क्या है, आर्थिक ज्यादा है। आज हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो अतिवादियों से, आतंकवादियों से हमें जो है सुरक्षा चाहिए, अपने बॉर्डर्स को हमें मेंटेन करके चलना है। तो लगे हाथ मुझे, आज मेरे संबंध कैसे हो सकते हैं, आर्थिक। आज मेरे संबंधों का तुम्हारा भी जब रिश्ता देखा जाएगा, लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता है, हाँ उसी हिसाब से तय होगा कि तुम्हें जो मोटरसाइकिल मिलेगी, मोपेड मिलेगी या 4 पहिया मिलेगी, हिसाब से जो है ये आप भी जो है अपना डिमांड करते हो, लड़का क्या करता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में, आज के समय में जो भी चीजें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आर्थिक है। आज सभी चीजों का रिश्ता, चाहे वो हमारे देश के अंदर की आंतरिक स्थितियां हो, आज उठा के पेपर देख लो, पूरे देश में हुआ कि भाई जो एक पार्टी है वो इस बात पे जो है बात करेगी कि आप किसानों का कर्ज माफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। किसानों की कर्ज माफी का मतलब क्या हो गया, आर्थिक मुद्दा हो गया। किसान आपसे ना कोई जो है मानसिक जो है वो सपोर्ट चाहते हैं, ना कोई ऐसी पॉलिसी चाहते हैं, सीधे बोलो 2 1 बात करो, मेरी कर्ज माफी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तुम्हें हम जिता देंगे। राइट और रॉन्ग, देखो ये इसी तरह चल रहा है। यानी आज हम गए, अभी कुंभ हो रहा था, कुंभ इससे पहले पिछला भी कुंभ हुआ था, तो ये एक धार्मिक महोत्सव होता था जो देश के अंदर एक जो है वो एक जैसे कहते हैं कि जो हमारा बहुसंख्यक समुदाय है उसका एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, इसको जो है वो कूटनीति के रूप में प्रयोग किया गया। तमाम देशों के जो है वो राजदूतों को और इस लोगों को जो है वो बुलाया गया कि आइए हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, इसको देखिए। देखने से क्या होगा, देखने से ये होगा कि आप अपने देश में जाएंगे और बताएंगे कि भारत में इतना बड़ा जो है धार्मिक आयोजन हो रहा है और कई जो है वो लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और भारत सरकार ने किया है। आप जाएंगे और हमारे अपने पर्यटकों को क्या भेजेंगे, हमारे देश में भेजेंगे, और उन पर्यटकों की वजह से हमें आय प्राप्त होगी और साथ ही साथ हमारे लोगों को रोजगार यानी इंप्लॉयमेंट मिलेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह की, इससे पहले भी तो मेले होते थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया। तो इन सभी चीजों के पीछे अगर कहीं पर हमारे देश में अतिवाद है, कश्मीर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, युवा जो है आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है कि वहां के युवाओं को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पा रहा। जो पाकिस्तान से समर्थक लोग हैं या जो आतंकवादी हैं, उन्होंने वहां की अर्थव्यवस्था को सबसे पहले तोड़ दिया। ये वही कश्मीर था जो अपने टूरिज्म की वजह से कभी जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता था। ये वही था जिसके लिए कहा गया था अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो अमी हस्तो, अमी हस्तो, अमी हस्तो, यहीं पर है। आज वही जो है वो सबसे ज्यादा गोलियां और सबसे ज्यादा जो है आतंकवाद की तरफ है। इसकी वजह से वहां के निवासियों की जो इनकम है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अमरनाथ की यात्रा पर भी जो है वो हिंसक हमले किए जाते हैं, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा वजह से जो वहां के स्थानीय निवासी होते हैं उनको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। चाहे वो खच्चर ले जाने वाले हो, चाहे कोई सामान बेचने वाले हो, उसकी उनकी इकोनॉमी चलती है। तो आज के समय में कोई भी राष्ट्र जो है वो पाकिस्तान हमसे डायरेक्टली लड़ नहीं सकता, ठीक है। जब जब लड़ा वो हारा, लेकिन अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, छद्म युद्ध कर रहा है। और छद्म युद्ध में वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वो हमारे राज्यों की इकोनॉमी को नष्ट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, नकली नोटों के माध्यम से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा है। लड़ाई हो कहां रही है, लड़ाई हो रही इकोनॉमिक्स में।
ठीक है, तो आज लड़ाई भी खेलने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक्स। हम क्या कर रहे हैं, हमें यह लगा कि पाकिस्तान जो है वो लगातार लंबे समय से जो है वो आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, तो सबसे पहले काम करो कि कहां से पैसा लेता है? अमेरिका से लेता है। हम गए अमेरिका से दोस्ती की, हमने कहा यार ये आतंकवादी देश है, इसका पैसा बंद करो। ठीक, तो उधर से क्या हुआ, वो ट्रंप ने जो बोलना शुरू किया तुम आतंकवादी हो, तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हुआ। हम उसकी आर्थिकी को क्या कर रहे हैं? तोड़ देंगे। जब हम उसकी आर्थिकी को तोड़ देंगे, इधर हमने क्या किया, भारत के अंदर जो टेरर फंडिंग थी उसको भी हमने कैप्चर करना शुरू किया। हम ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, जो हवाला का पैसा आ रहा था उसको पकड़ रहे थे, जो कैश में पैसा था उसको हम पकड़ रहे थे। तो इसी वजह से हम क्या करें, जब उसकी आर्थिकी टूट जाएगी, आज नक्सलाइट्स को हमें कैसे सपोर्ट, नक्सलाइट्स की हमने सबसे पहले, अगर पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो नक्सलाइट्स की हमने सबसे पहले क्या किया, उसकी जो है आर्थिकी को नष्ट कर दिया। वो लोग जो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, हवाला में पैसा डाल रहे थे, रियल एस्टेट में पैसा, आपने देखा ना शहरी नक्सलवाद एक नया शब्द आया है, वो वही लोग थे जो नक्सलाइट्स का पैसा जो था उसको क्या करते थे, व्हाइट में कन्वर्ट करते थे। सबसे पहले हमने उसके व्हाइट को क्या किया, जो है उसको पकड़ा कि ये जो है कहां से पैसा आ रहा है। जब टेरर फंडिंग खत्म हो गई तो उसके बाद आप गोली कहां से खरीदोगे, आप जो अपने कैडर की भर्ती कहां से करोगे, कैडर की भर्ती हमने बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ, नक्सलाइट इलाके में प्रोजेक्ट रोशनी चलाया गया। इस प्रोजेक्ट रोशनी में एक सबसे बड़ा काम हुआ था कि ये हुआ था कि भाई वहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था। फिर अर्थ की आ गई, वहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो ये क्या हो रहा था, नक्सलाइट कैडर में चले जा रहे थे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, 5-5, 10-10 हजार रुपए उनको सैलरी मिलती है। अभी यहां पर क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट ने सरकार ने करा कि हम तुम्हें ट्रेन करेंगे और तुम्हें प्लेसमेंट कराएंगे, हॉस्पिटैलिटी में प्लेसमेंट कराएंगे तमाम जगह पे, और तुम्हें 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है। तो जब वो लोगों को लगा यार एक सम्मानजनक तरीके से मुझे नौकरी मिल सकती है, तो मुझे हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पिछले कुछ समय से ये देखा गया कि जो नक्सलाइट है उनके कैडर की भर्ती बंद हो गई। अब जब कैडर ही नहीं है तो तुम अपना विचारधारा फैलाओगे कैसे? और इधर क्या हुआ, शहर में जो तुम जो है कैश को इधर से उधर कर रहे थे, वो हमने क्या कर दिया, कर्व कर दिया। लड़ाई हम कौन सी लड़ रहे हैं? अर्थ की। अभी जो पढ़ने का तुम्हारा तरीका होना चाहिए वो इकोनॉमिक्स में होने वाली जो भी हलचल हो रही है और उसके जो भी प्रभाव हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है और इसके क्या प्रभाव, व्हाट आर द इफेक्ट्स, ये तुम्हारी जानकारी में होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आरबीआई का गवर्नर कौन है। सवाल यह है कि आरबीआई एक स्वायत्त संस्था के रूप में, यानी ऑटोनॉमस जो है बॉडी के रूप में, वो हमारी इकोनॉमी में क्या योगदान दे सकती है। सवाल यह नहीं कि कौन सा राज्य किसानों का कितना कर्ज माफ कर रहा है, सवाल यह है कि कर्ज माफी से अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये जो सोच है, ये जो डायमेंशन है, ये आपको केवल और केवल यहां न्यूज़पेपर से मिलेगी। न्यूज़पेपर और टीचर, ये दो को मिला दो, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। मैं मैगजीन्स का नाम नहीं ले रहा हूं, मैगजीन और न्यूज़पेपर का सबसे पहला मूलभूत अंतर जान लो। न्यूज़पेपर और मैगजीन में आप कहेंगे सर वही वाली खबर तो न्यूज़पेपर में भी दे देती है, ठीक है, तुम लेकर आए थे न्यूज़पेपर, कहां गया वो मैगजीन, कौन लेकर आया था उस दिन क्लास में? हाँ, तुम लेकर आए थे, तुम्हारी बात का जवाब मिल गया ना, उसमें क्या था। तो एक्चुअली में जो दोनों का सबसे बड़ा अंतर होता है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा मारा यही जाता है। आप में से कई लोग ये सोचते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये भी तो इतना कुछ पढ़ना है, मेरी जिम्मेदारियां बहुत है मेरे ऊपर, ठीक है। मैं मैगजीन में लास्ट में क्या कर लूंगा, फलाना आता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, ये मुझे वो करके दे देगा। सबसे बड़ा दिक्कत आपको यही होती है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हो तो अपने माइंड को आप फर्टाइल करते हो, ठीक है। किसान अनाज कैसे बोता है, कोई भी अगर उसको खेती करनी है, कैसे खेती कैसे करता है, पहले खेत को जोतता है, उसके बाद उसमें बीज डालता है, उसको जो है न्यूट्रिशन देता है, और फिर क्या होता है, फसल बनकर तैयार हो जाती है। फसल का मतलब हो गया तुम्हारी आंसर राइटिंग, तुम्हारा जो है इंटरव्यू में बोलने का तरीका। अब मैं यहाँ इनपुट की बात कर रहा हूं, अगर वो बीज कम डाले, इतना तो लॉजिक होगा ना, अगर वो बीज कम डाले तो पर हेक्टेयर यील्ड, यानी कि जो प्रति इकाई उत्पादकता, वो क्या हो जाए, बढ़ जाएगी। अच्छा, वो बीज कम डाल रहा है, उसके बाद उसने क्या, जब धनाधन उसने फर्टिलाइजर डाल दिए, पेस्टिसाइड छिड़क दिया, पानी से पूरा लबालब भर दिया, और मुट्ठी भर उसने बीज डाले थे। और उसने किसी ने बताया था फर्टिलाइजर से जो है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजर डालने से जो है उत्पादकता बढ़ जाती है। अच्छा, बीज उसने डाले छोटे थोड़े से और धनाधन फर्टिलाइजर छिड़क दिया, क्या होगा, या तो फसल जल जाएगी और या कितना भी करने के बाद वो उत्पादकता नहीं, क्योंकि उत्पादकता का मूल तत्व क्या है, बीज है, ना कि फर्टिलाइजर है। अब इस बात को समझो, तुम चाहे कोचिंग ज्वाइन कर लो, या अपने साथ 4-5 टीचर इकट्ठा कर लो, या अपने साथ जो है लग्जरी बुक्स खरीद लो, इट डजंट मैटर। सवाल है कि तुम्हारे विचार कितने ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, क्लियर है। उसमें तुम कितना फर्टिलाइजर डालोगे, तो उसमें कितना जो है वो तुमने मॉड्यूल ज्वाइन कर लिया, तुमने फलाना कर लिया, तुमने XYZ कर लिया, जब तक तुम्हारे पास विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक तुम्हारी ना आंसर राइटिंग अच्छी होगी और ना तुम इंटरव्यू में अच्छा बोल पाओगे। बात समझ में आ गई। तो तुम्हें सबसे पहले विचार यानी थॉट्स पैदा करने पड़ेंगे। विचार कैसे पैदा होते हैं, विचार कैसे पैदा होते हैं, बीज कहां से आता है, बीज कहां से आता है, बीज कहां से आता है, पिछली फसल से किसान क्या करता है, अपने हिस्से की चीज
बचा लेता है, इसकी इतनी आवश्यकता होती है। तो एक्चुअली में जो ये तुम्हारे थॉट्स हैं, जब तुम एक पूरा लिटरेचर पढ़ते हो तो क्या होता है, उसके जो शब्द होते हैं वो तुम्हारे दिमाग में बैठना शुरू कर जाते हैं। हम पूरी जिंदगी भर यही रहते हैं। कभी भी तुम देखना, कुछ कॉमनली भी बात करो, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट है, जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट फिल्म है, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है क्रिकेट है, कुछ भी है, तुम देख लो, तुम न्यूज़पेपर में सबसे पहले वही चीज़ पढ़ लेते हो। ठीक है, पिक्चर कोई आई, हीरो हीरोइन कौन आया, किसी की शादी वादी देखनी है, ये सारा तुम्हें पता होता है। मैंने देखा है कि वो स्टूडेंट जो क्लास में बहुत डम्बू टाइप का जो है देता है, जब उसके इंटरेस्ट की बात आती है, जैसे क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट है, अरे कोहली ने इतना रन मारा, हमें नहीं पता होता कितना मारा, और वो ऐसे कर रहा था, वो स्लेजिंग ऐसे हुई, वो ऐसे, वो देखो क्या नाम है, सामने से ऐसे खेल रहा है, रहाणे को खिलाना चाहिए, पुजारा को नहीं खिलाना चाहिए, दुनिया भर की बातें वो करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसके जो थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो जो उसने ग्रैब किया है, चाहे वो जहां से भी पढ़ के, वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको अपने अंदर लेकर जाता है, अपने इंटरेस्ट उसे मथता है और उसको क्या कर देता है। अगर उससे क्रिकेट पे बुलवा लो, उससे जो है फिल्म पे बुलवा लो, तो लंबे टाइम तक वो बोलता रहेगा। राइट, सेम चीज यही होती है, हम सभी के अंदर ये चीज होता है। बस क्या होता है, हमें फोकस अपना चेंज करना होता है। इस समय तुम्हारा फोकस यूपीएससी है और इस समय यूपीएससी से रिलेटेड चीजें पढ़ना तुम्हारा दायित्व है। लेकिन जब तक तुम विचार पैदा नहीं करोगे, तब तक ना तुम्हारा लेखन क्षमता अच्छी होगी और ना तुम इंटरव्यू में जो है वो अच्छी बातचीत कर पाओगे। ना तो तुम्हारी आंसर राइटिंग अच्छी होने जा रही है और ना तुम जो है वो अच्छी बातचीत कर पाओगे। तुम अपने शब्दों के साथ फंसोगे, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो विचारों की अभिव्यक्ति होते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये बात याद रखना। अगर मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, तो शायद हो सकता है कई रातें मेरी कई किताबों को पढ़ते हुए बीती हूं। तो इसका सीधा सा मतलब है, जब आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे अंदर आता जाता है, उसमें से कुछ रह जाता है, कुछ निकल जाता है, बट धीरे धीरे ये एक लंबी प्रक्रिया में आपके अंदर आता जाता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पहला आपका फायदा होता है, आपको शब्द और विचार जनरेट होना शुरू कर देता है। जो विद्वान लोग वहां पर लिखते हैं, उन सभी के जो शब्द, उनकी जो थॉट्स है, वो आपके दिमाग में क्या होता है, प्रोसेस होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप इसका कब इस्तेमाल कर बैठोगे। ठीक है, जब आंसर राइटिंग कर रहे होगे, जब बातचीत हो रही होगी, इंटरव्यू में बैठे होगे, 275 मार्क्स आपकी जिंदगी के सबसे क्रूशियल मार्क होंगे। आप बस एक कदम दूर हो अपनी सफलता से, और इस समय आपसे कोई आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, इसी विदेश नीति पे बात की हो रही है, भारत की जो है मॉब लिंचिंग पे बात हो रही है, तो जो आपने बेहतरीन शब्द पढ़े होंगे वो क्या करेंगे, उनके सामने रख देंगे। तो न्यूज़पेपर यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, इसमें एक कॉन्टिन्यूटी यानी सततता जनरेट होती है। जब आप मैगजीन उठाते हो, तो मैगजीन जब उठाते हो तो क्या होता है, कहीं से भी कुछ टॉपिक आ गया। पहला टॉपिक, जैसे तुम्हारा ही टॉपिक था कि भाई क्या नाम है, मी टू, तुम्हारे उस मैगजीन में था। अब मी टू तुमने मैगजीन में डाला, लेकिन तुम्हें इसका ना पीछे का पता है, ना तुम्हें इसके आगे का पता है। तुम्हारी कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी नहीं है तो क्या होगा, वो एज अ फैक्ट तुम्हारे दिमाग में परसीव होगा। फिर क्या होता है, उस मैगजीन में अगला क्वेश्चन ये पूछते इसमें कौन सा याद करें और कौन सा ना याद करें। जबकि यहीं पर आज मैं तुम्हारा मिथक तोड़ दूंगा कि यूपीएससी में याद करने के लिए कुछ है ही नहीं है। इससे ज्यादा सरल एग्जाम नहीं है कोई। मैं इसीलिए कहता हूं, यहां जिसके पास समझ है उसका यूपीएससी उसका है। वो तुमसे बिल्कुल फैक्टर नहीं पूछता कि किसकी जनसंख्या कितनी है, किसका डायमेंशन कितना जो है एरिया है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे इश्यूज पूछता है। इश्यूज पकड़ने के लिए मेरे पास कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, जो कुछ भी चल रहा है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, विचारों का जो है वो संतुलन। ठीक है, सततता और संतुलन। आज पेपर उठाया तो आज पेपर में आया कि जो है फलाना सरकार जो है कृषि कर्ज माफ करेगी। ठीक है, कल पेपर उठाया तो उसमें किसी दूसरे विद्वान ने कहा कि कर्ज माफी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या दबाव पड़ेगा। परसों पहुंचा और परसों ये क्वेश्चन आया कि जो कर्ज माफी हो रही उससे हमारे लघु उद्योगों को कितना नुकसान हो सकता है। पांचवा आया कि इससे जो कृषि की आजीविका कैसे सुरक्षित हो सकती है। अब ये लगातार क्या हो रहा है, इसके अलग अलग डायमेंशन, जो भी आपके राइटर्स हैं वो अलग अलग डायमेंशन अपनी सोच के हिसाब से रख रहे हैं। एक जो एस्पिरेंट है प्रॉपरली, वो क्या करता है, इन सभी के विचारों को अपने पास क्या करता जाता है, कलेक्ट करता जाता है और अपना न्यूट्रल अप्रोच बना लेता है। बोलता है कि ये इसके पक्ष में कितना रहा और इसके विपक्ष में कितना रहा, और अंतिम में वो अपनी सोच को लाकर इनपुट कर देता है कि मेरे हिसाब से या मेरे विचार से ये स्थितियां हो सकती हैं। और इस बात को कहने के लिए पूछा जाता है अपने तर्क प्रस्तुत करें, मेंस में क्वेश्चन में लिखा जाता है। सो जब ये कहता है कि ये मेरी सोच ये है, तो आपसे ये इसका क्वेश्चन का ये मतलब कहा जाता है। यूपीएससी नहीं कह रहा है कि ये सही या गलत है। अपने तर्क प्रस्तुत करने का मतलब क्या होता है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही होता है। अपने तर्क यानी अपना मत व्यक्त करने का मतलब होता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। यूपीएससी कहता है कि सही और गलत कुछ नहीं, जो भी तुम सोच रहे हो उसके जो है वो क्या कर दो, उसके पक्ष में अपने तर्क रख दो। कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए, मान लो मेरा मत ये है, तो मैं अपने सारे आर्गुमेंट क्या कर दूंगा, उसके सामने रख दूंगा कि देखिए अर्थव्यवस्था में ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, बैंकिंग में ऐसा होगा, समाज में ऐसा कुछ आ जाएगा। होनी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसके पक्ष में आकर सारे तर्क क्या करता जाऊंगा, रखता चला जाऊंगा। भाई इससे ये हो जाएगा 55% आबादी कृषि में लगी हुई है, उसकी आजीविका सुरक्षित होगी, कृषि को थ्रेशोल्ड चाहिए, हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फलाना फलाना करते हुए लास्ट में अपना सुझाव देते हुए मैं निकल जाऊंगा।
अपना सजेशन देकर मैं निकल जाऊंगा। दिस इज द फैक्ट। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो यूपीएससी में आपके लिए स्थान बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, फिर आपकी बुक्स, आपके टीचर, आपके कोचिंग आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। मेक इट इज अ हैबिट, क्योंकि तुम लोग जो है बहुत लंबे समय तक इसका जो है वो महत्व नहीं समझ पाते। तुम दूसरे एंड पर देखते हो, सर इतना कैसे पढ़ें। मैं जहां तक जानता हूं आज मेंस के एग्जाम में न्यूज़पेपर का 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, मोर देन 50%। अकेले न्यूज़पेपर की हिस्सेदारी है, अकेले। तुम लोग एक करंट अफेयर्स से अलग सेगमेंट लेते हो। अभी दूसरा मिथक तोड़ने जा रहा हूं, करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें? सर हिस्ट्री हो गई, सर पॉलिटी हो गई, सर जो है इकोनॉमी हो गई, सर करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें? मैं उसी समय मुझे लगता है कि मैं इसको क्या बोलूं। जैसे ये सभी सब्जेक्ट समझ रहा है, इसको लास्ट में भी ये करंट अफेयर्स समझ रहा है। ये करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट है जिसको जाएगा और वो लास्ट में क्या कर लेगा, पढ़ लेगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है और उसी का सिलेक्शन सबसे मुश्किल होता है। ये क्लियर है?